हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लेके आ चुके हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 182 और इसमें मामला पहुंच गया गोंगन आइलैंड में। हम इसे जार का सबसे क्रूशियल हिस्सा भी कह सकते हैं क्योंकि इनहेरिटेंस और दो स्पिरिट दोनों यहीं पे मौजूद हैं। अगर आप चैनल पर नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो। ऐसा करने से फ्यूचर में बनने वाला ऑसम कंटेंट आपके पास लगातार पहुंचेगा। चलो अब कर लेते हैं पिछले एपिसोड का रिकैप। पिछले पार्ट का मेन फोकस जियान नहीं था, बल्कि हमें बताया जाता है जब जियान का ग्रुप लाइफ और डेथ की स्प्रिंग का फायदा उठा रहा था तब रियून्स में घुसने वाले बाकी के डिसाइपल्स कर क्या रहे थे। सबकी सिचुएशन जान के बाद साफ हो जाती है कि सबसे लकी जियान का ग्रुप रहा है। वैसे चीजें तो हमें और भी कई मालूम पड़ी थी। फॉर एग्जाम्पल गोंगन आइलैंड में जो पैलेस मौजूद है हमें उसके राजों की झलक देखने को मिली होती है। खैर वो सब आप पिछले एपिसोड को देख के जान सकते हो। एंड में जाके जियान और मैंगफे जो कि फिल वैली का डिसाइपल था वो दोनों टोकन को कंबाइन करते हैं। मूनलाइट आइलैंड का टोकन होता है वो छोटा सा चूहा और मैंगफे जिसके पास था जेड रैबिट आइलैंड का टोकन ये एक स्क्रोल था। चूहा स्क्रोल को खा जाता है, फिर वो गोंगन आइलैंड के एंट्रेंस को खोल देता है। और डिसाइपल्स की रिलीफ की बात ये थी इस बार गोंगन आइलैंड में सबसे पहले जियान नहीं गया था बल्कि जियान अंदर बहुत पीछे गया था। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जियान यूरू सीधा उस डो स्प्रेड या रून्स के नेटेंस को टारगेट नहीं कर रहे थे बल्कि इनका निशाना मेडिसिन गार्डन होता है। एपिसोड के एंड में हमें वो क्रिस्टल पैलेस दिखाया गया था जिसकी सबसे ऊंची होने की वजह से जियान का ग्रुप उसे दूर से ऑब्जर्व कर पाता है और उस पर्पल क्रिस्टल पैलेस के ऑरेंज ने सबके दिमाग के फ्यूज उड़ा दिए थे। चलो यहीं से हम आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। अगर बात करिए गोंगन आइलैंड की तो इस जगह पे बहुत सारी घाटियां मौजूद थी। हालांकि ये सभी छोटी होती हैं और इनके बीच से गुजरते थे रास्ते इन्हें घेर रखा होता है पेड़ पौधों ने। बेसिकली कहने में किसी को परेशानी नहीं होगी कि तीनों आइलैंड्स में गोंगन आइलैंड सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। जियान का ग्रुप जो कि शांति से आगे बढ़ रहा होता है इनमें सबसे पहले बोलने वाला जियान था। वो कहते सच में मूनलाइट फेरी की नेटेंस आम नहीं हो सकती। आम का मतलब नॉर्मल नहीं हो सकती। ग्रुप गोंगन आइलैंड पे काफी समय से चल रहा होता है। इन्हें शुरुआत में लग रहा था कि यहाँ का ऑरा काफी ज्यादा रिच होगा लेकिन सच्चाई वैसी नहीं होती। पॉइजन सेक्ट की सीनियर सिस्टर बोलती है सेक्ट मास्टर के हिसाब से रून्स के सबसे बड़े खतरे हमें उस पर्पल क्रिस्टल पैलेस में मिलेंगे। इसे चढ़ाते हुए सूची बोलती है वो तो तुम्हारी ऐसी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर भी डरना जानती है। वुडू के ऊपर सूची की बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वो कहती क्या तुमने उस प्रेजेंस को सेंस नहीं किया? सूची बोलती है वो दो स्पिरिट। हाँ मैंने सोचा नहीं था कि इन रून्स की सबसे दो कीमती चीजें एक ही जगह पे मौजूद होंगी क्योंकि हम सबके पास यूरो की तरह इनहेरिटेंस रून नहीं है इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ा प्राइज वो बैटल सोल ही होगी। खैर ये बातें तो चलती रहेंगी। हम यूरो के ऊपर फोकस करते हैं। यूरो को फॉलो करते करते जियान का ग्रुप महकती हुई जगह पे पहुंच जाता है। जब सूची और बाकियों ने अपने सामने के नजारे को देखा था इन सभी के चेहरों पे शौक अपीयर हुआ होता है। सूची कहती इतनी सारी जड़ी बूटियां। उस फ्रेग्रेंस में गहरी सांस लेने की कोशिश करती है तभी लैंगफुई उसे चेतावनी देती है बोलती है रुको इस सेंट में जहर मिला हुआ है। तुरंत ही सूची पीछे हटती है। वो एक स्टिफ एक्सप्रेशन के साथ बोलती है पॉइजन। अच्छी बात है कि सब में रहते उसने अपने कदम पीछे ले लिए थे। जियान कहता है पूरा जंगल ही जड़ी बूटियों से भरा हुआ है लेकिन ये सब अपने अपने अलग इफेक्ट्स को प्रेस करती हैं। इस वजह से कोशिश करना कि इनके ऊपर पैर न रखा जाए। जियान के चेहरे पे इस एक्सप्रेशन को देख के लैंगफुई थोड़ा अजीब सा फील कर रही थी। ये भरोसा करना काफी मुश्किल होता है कि ये वही जियान है जिसने कुछ समय पहले ज्वालिन रॉयल फैमिली के सबसे पावरफुल डिसाइपल की जान ली है। जब म्यूफंग उस जंगल के किनारे पे गया था अचानक से उसे एक हरे रंग का बैरियर दिखाई देता है। इस गहरी हरे रंग की चमकदार परत ने सामने के पूरे एरिया को किसी पर्दे की तरह ढक रखा था। म्यूफंग इसके अंदर जाने चाहे कितनी भी कोशिश कर रहा हो लेकिन वो बैरियर हिलने का नाम नहीं लेता। जब हताश होकर म्यूफंग देखता है जियान की तरफ, जियान कहता है एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन है जो इस जगह को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है। चलो इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। वो अपने हाथों को पास लाके हैंडसीज चेंज करने को जाता है लेकिन तभी यूरो के माथे का वरून जलने लगा था। जब उस निशान से बाहर आई रोशनी फैलती है सामने की बैरियर में कुछ रिपल्स बनने लगती है। कुछ पलों के बाद सामने एक ओपनिंग बनी थी। साफ तौर पर यूरो की वजह से सबको अंदर जाने की एंट्री मिल गई होती है और जियान इसमें हेजिटेट नहीं करता। सबसे पहले अंदर जाने वाला जियान था। बैरियर में एंटर करते ही उसे एक रिफ्रेशिंग सेंसेशन फील हुई थी। वो इस फीलिंग को बस कुछ समय तक ही एंजॉय कर पाता है क्योंकि हम काफी जल्दी उसकी भौं करते हुए देखते हैं। बात ऐसी थी कि जैसे वो बैरियर के अंदर आया तो उसकी होली फ्लेम वॉक्शन टियानियन बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो चुकी थी। ये जियान की लची फीलिंग नहीं होती। जब पीछे से आई यूरो जियान के ऐसे एक्सप्रेशन को देखती है वो आके पूछती है क्या हुआ। जियान जैसे तैसे खुद के चेहरे पे स्माइल को लाता है। वो अपने सिर को हिला के बोलता है क्या तुम्हारा र्यून इस जगह से रिएक्ट कर रहा है? जवाब में यूरो नोट करती है। वो बताती है कि जब से हम गोंगन आइलैंड में आए हैं ऐसा लगता है कोई चीज मुझे पर्पल क्रिस्टल पैलेस में बुला रही हो। जियान यूरो की तरफ नोट करके बोलता है मुझे इस मेडिसिन गार्डन से कुछ हर्ब चाहिए। उन्हें ढूंढने
बनने के बाद मैं तुम्हारे साथ पर्पल क्रिस्टल पैलेस चलूंगा। चारों तरफ हरियाली और जो साफ हवा फैली होती है और बगल में जियान चल रहा था। यूरू सोचती काश ये पल यहीं थम जाए। खैर जियान को यूरू के थॉट्स के बारे में पता नहीं होता, वो अपने लक्ष्य पे ध्यान देता है। जब यूरू सोच में पड़ी होती जियान आगे बढ़ गया होता है। वो फिर से जियान के बगल में आके बोलती, जियान मूनलाइट फेरी के इनहेरिटेंस रून की वजह से मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारा बैकग्राउंड बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, तुम कई रहस्यों को छिपा रहे हो। जियान कहता है तो क्या हुआ? यूरू बोलती, जब मैं मूनलाइट फेरी की पावर को हासिल करूंगी तब मैं बिल्कुल कमजोर नहीं रहने वाली और तब मैं तुम्हें भी हरा पाऊंगी। ये बोलते बोलते यूरू के गाल थोड़े से लाल हो जाते हैं, लेकिन वो जियान को उसे देखने नहीं देती। सीन थोड़ा पीछे जाता है। जब जियान की टोली इस मेडिसिन गार्डन में एंटर कर गई थी, जैसे तो फिगर अपीयर होते हैं। ये होती है एस्ट्रोलॉजी वैली की शिंगटाकी और शाओबाई। शाओबाई सामने के जंगल को देख के बोलती है, उस जाकी मेडिसिन एनर्जी सच में इनक्रेडिबल है, लेकिन आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? इन्हें सीधा इनहेरिटेंस को हासिल करने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन का मन जड़ी बूटियों में उलझा हुआ है। शाओबाई को देख के शिंगटाकी स्माइल करती है। वो कहती है, तुम इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सोचो। मूनलाइट फेरी की इनहेरिटेंस को हासिल करना आसान नहीं होने वाला, इस वजह से वो जल्दबाजी नहीं करना चाहते। इतना कहने के बाद उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो कहती है, और हाँ, हमें भी केयरफुल रहना होगा। इस बार फैंक्शन पवेलियन, वानवा पवेलियन और पॉइजन सेक्ट, इन तीनों के स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल्स इकट्ठे हो चुके हैं। अगर ये हमें ढूंढ लेते हैं तो हमारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। यूरू और उसके ग्रुप के जाने के बाद भी बैरियर का वो छोटा सा होल बंद नहीं हुआ था। इसमें शिंगटाकी और शाओबाई चले जाते हैं। दोनों को अंदर गए हुए लंबा समय नहीं हुआ होता। बाहर अपीयर होते हैं दो और फिगर। ऑफ कोर्स ये थी गन्नी और बांगशे की टोली। बांगशे हम्फ करके बोलता है, लगता है उस लड़की यूरू की वजह से जियान के ग्रुप के पास यहाँ एडवांटेज है। बांगशे जानता था कि जियान की अनप्रेडिक्टेबल स्ट्रेंथ और शूची वुडू जैसे पावरफुल एक्सपर्ट्स की मौजूदगी ये उसके ग्रुप को सच में टेरिफाइंग बना देती है। बांगशे के चेहरे पे चिंता को देखी गन्नी बोलता है, वेल हम भी स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ेंगे, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जियान की टीम भले ही पावरफुल हो, लेकिन उनके लिए हमसे डील करना भी आसान नहीं होगा। वो कहता है, चलो अपना ऑरा सरप्राइज करो, हम उन्हें फॉलो करते हैं। इसी के साथ वांगशे का ग्रुप भी चला गया था मेडिसिन गार्डन के अंदर, लेकिन शायद वांगशे, शिंगटाकी और गनी को पता नहीं था कि भले जियान का ग्रुप अंदर चला गया हो, एक कलरलेस सोल फोर्स यहाँ मौजूद रह गई थी और वो इन सब की बातों को जियान के पास पहुंचा देती है। बेसिकली जियान सब कुछ जान चुका था। सीन जाता है मेडिसिन गार्डन की गहराइयों में। ये वो जगह थी जहाँ से खड़े होकर चाहे कहीं भी देखो दूर दूर तक ग्रीनरी दिखाई देती है। लैंग फुई अपने बगल में चल रही जियान के बारे में कुछ अनयूजुअल सेंस करती है। वो पूछती है, जियान क्या हुआ? ऑफ कोर्स अभी जियान सबको बताने वाला नहीं था कि उसके पीछे कुछ और मेहमान आ रहे हैं। वो फोकस करता है इस मेडिसिन गार्डन के ऊपर। दुनिया में ऐसी कई जड़ी बूटियां होती हैं जिनका एक साथ एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऐसा होने के लिए बहुत पेचीदा फॉर्मेशंस की जरूरत होती है जिससे वो अनरियलिस्टिक कंडीशंस बन सके। लेकिन इस बगीचे में, जो कि जंगल से कम नहीं था, वो सारी कंडीशन पॉसिबल होती हैं। जियान ने अपनी लाइफ में ऐसी इल्यूसिव जगहों को बहुत कम बार देखा होता है। वो कहता है, चिंगशिन लोटस, मिलेनियम ब्लड एसेंस, ओंगशुई लिक्विड। जब लैंग फुई इन जड़ी बूटियों के नाम को सुनती है, उसकी आंखें भी किसी बल्ब की तरह चमकने लगी थी। वो कहती, ये सभी बेशकीमती खजाने हैं। इस लड़की के ऐसे एंथुसियाज्म को देख के जियान अपने सिर को हिलाने लगता है। वो कहता है, ये तो बस शुरुआत है। लेकिन जिस तरीके से लड़की इन जड़ी बूटियों को पहचान गई थी, उसने जियान को भी इम्प्रेस कर दिया होता है। आखिरकार वो जिन हर्ब्स को पहचान रही है, वो बाहरी दुनिया में लवर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। लगता है लड़की बस टैलेंटेड ही नहीं बल्कि बहुत मेहनती भी है। पॉइजन सेक्ट की सीनियर सिस्टर बोलती, समय कम है, चलो हम इसे बर्बाद नहीं करते, क्योंकि हमें भी वेनमस बॉडी के लिए कुछ जरूरी चीजें चाहिए। चलो हम फैल जाते हैं। अपनी जरूरत की जड़ी बूटियों को हासिल करने के बाद हम वापस एंट्रेंस में मिलेंगे। जब वुडू के इन शब्दों को जियान सुनता है, खासकर वो वेनमस बॉडी, उसे दुई कॉन्टिनेंट की याद आ गई थी। जिन आसमान की तरफ देख के बोलता है, शाओशियान तुम क्या कर रही होंगी? क्योंकि इस ग्रुप को बटना था। 3 छोटी छोटी टीम्स बनाई जाती हैं। एक टीम में होते हैं वुडू, लिंजू और म्यूफंग, दूसरी में शूची, चिंगशिन और लैंग फुयाओ, और तीसरी टीम में जियान के साथ म्यूइंग और यूरू को रखा गया था। जियान कहता है, अगर कुछ अनयूजुअल हो तो तुरंत बताना। हम बाकी सबको नोट करके अपने अपने रास्ते जाते हुए देखते हैं। जियान फिर म्यूइंग और यूरू की तरफ नोट करता है, लेकिन ऐसा करते करते उसकी नजरें एक पेड़ के ऊपर गई थी। वो बिना कुछ कहे अपनी टीम को लेकर चला जाता है। बस बड़े कोइंसिडेंट की बात ये होती है कि उसी पेड़ के ऊपर वांगशे और गनी के फिगर मौजूद थे। वही वांगशे अनीज फील करने लगा था। वो कहते हैं, अब क्या करें? क्या तुम्हें लगता है कि उसने हमें सेंस कर लिया? असल में बात ऐसी थी कि कुछ समय पहले एस्ट्रोलॉजी वैली की लड़कियों को फॉलो कर रहे थे, लेकिन न जाने कहां बीच में ये दोनों लड़कियां गायब हो गई। जियान यूरू म्यूइंग को जाते हुए देख गनी कहता है, चलो इन्हें फॉलो करते हैं। एक पीक 5 स्टार 2 एम्पर और एक लेट से 6 स्टार 2 एम्पर। वहीं पे उस जियान की स्ट्रेंथ 6 स्टार 2 दी के पीक की। हमारे पास इस ग्रुप को संभालने की कैपेबिलिटी है। ये सुन के एक पल के लिए तो वांगशे की आंखें भी चमकने लगी थी, लेकिन वो कहता है, क्या तुम भूल गए हो? ची हॉर्न की जान लेने वाला
जियान था। ये सुन के गनी बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स मैं नहीं भूला हूँ, लेकिन अभी जियान की टीम में 2 लड़कियां हैं, हम उनका फायदा उठा सकते हैं। इस आइडिया के बारे में सोच के दोनों के चेहरों पर सिनेस्टर स्माइल आ जाती है। गनी कहता है मैं देखना चाहूंगा कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। इनसे थोड़ी सी दूरी पे एस्ट्रोलॉजी वैली का ग्रुप था। शाओबाई कहती मिस अच्छी बात है कि आपने समय रहते इन दोनों को सेंस कर लिया, वरना ये दोनों अभी शाओबाई और शिंगटाकी दोनों को एक सिल्वरी बैरियर ने घेर रखा था। लगता है लोग इस बैरियर को नोटिस नहीं कर सकते। शिंगटाकी कहती इनमें से एक है सॉलोमन सेक्ट से और दूसरा है मिरिड पॉइजन सेक्ट से। कोशिश करके बोलती चलो हम चुपचाप से अपनी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करते हैं। शिंगटाकी को सॉलोमन सेक्ट से फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये दोनों अपनी जरूरत की चीजों को इकट्ठा करने के लिए चली जाती हैं। सीन दिखाया गया इस मेडिसिन गार्डन के बीचों बीच का। ये जगह सच में बहुत खूबसूरत होती है। इसे घेर रखा था 4 बड़े बड़े पेड़ों ने और जमीन पे चांदी जैसी वाइन्स फैली होती हैं। यहाँ ऐसा ओरिजिन ची का ऑरा मौजूद था जो कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। नीचे फैली हुई वाइन्स में से एक वाइन के ऊपर बैठा होता है बंदा, ऐसा लगता है किसी का इंतजार कर रहा हो। इसकी पूरी बॉडी एक पावरफुल ऑरे को रेडिएट कर रही होती है, लेकिन जो चीज हमारे ध्यान को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो होते हैं इसके चांदी जैसे बाल। अगर जियान यहाँ मौजूद होता तो वो इसे जरूर पहचान लेता, क्योंकि ये था हेवनली किंग जिनसेंग। कुछ मिनट्स तक यहाँ पे शांति बनी रहती है। फिर इसके पास 2 फिगर्स आते हैं। उनमें से एक पूछते हैं ब्रदर सैन आपने हमें यहाँ पे इतनी जल्दी क्यों बुलाया, जब कोई परेशानी हो गई है। अगर इन दोनों बंदों को देखा जाए तो इनमें से एक था बिल्कुल पतला और दूसरा एकदम भारी भरकम था। हेवनली किंग जिनसेंग दोनों की तरफ बैठने का इशारा करता है। ये देख के दोनों के चेहरों में थोड़ा हेजिटेशन दिखाई देता है। आखिर ये जगह हेवनली किंग जिनसेंग का प्राइवेट कल्टीवेशन ग्राउंड होता है। भले ही देखने में ऐसा लग रहा हो कि वो चारों पेड़ बिल्कुल नेचुरली जमे हैं, पर सच्चाई बिल्कुल अलग होती है। ये हेवनली किंग जिनसेंग का बर्थ फेट होता है, जिसका मतलब ये कि प्रकृति हेवनली किंग जिनसेंग को और भी पावरफुल बनने के लिए सुविधाएं अलग से दे रही है। ये फॉर्मेशन बिल्कुल उसकी कल्टीवेशन के मुताबिक थी। आज तक हेवनली किंग जिनसेंग ने इस जगह पे किसी और जड़ी बूटी को जमने भी नहीं दिया, लेकिन अब जब वो इन दोनों को यहाँ बुला रहा है लगता है आज कुछ जरूर अलग है। जब वे दोनों फिगर्स एक दूसरे को देख रहे थे, हेवनली किंग जिनसेंग बोलते हैं शाओमैन डेजी क्या तुम जानते हो कि मैं तुम दोनों को यहाँ क्यों बुलाया। दोनों एक दूसरे को देख के अपने सिर को हिलाते हैं। हेवनली किंग जिनसेंग बोलते हैं हम तीनों का जन्म उस 3 फ्लावर्ड मेडिसिन प्लांट से हुआ है। इस बगीचे की रहस्यमयी ऊर्जा की वजह से हम किस्मत से इंसानी रूप को ले पाए, जिसे हमें आगे कल्टीवेट करने का मौका मिला है। ये सुन के दोनों फिगर स्माइल के साथ बोलते हैं ब्रदर सैन आप हम तीनों में सबसे बड़े हो, हमारे पास जो भी है वो आपका है। ये सुन के हेवनली किंग जिनसेंग पूछते हैं क्या तुम जानते हो कि मैं कितना जी चुका हूँ। सवाल तो ये भी कठिन था। दोनों पूछते हैं कितना लंबा। वो हेवनली किंग जिनसेंग बताता है मैं लगभग 9000 साल से जिंदा हूँ। जब इन शब्दों को दोनों भाई सुनते हैं उनके एक्सप्रेशन चेंज हुए थे। एक भाई बोलते हैं 9000 साल, तो फिर क्या उसका मतलब ये नहीं है। डेजी बोलते हैं हाँ इसका मतलब ये है कि बस 1 साल बचा हुआ है। इन दोनों की बात को सुन के जिनसेंग ने नोट किया था। तब तक हेवनली किंग जिनसेंग की आंखें भी सोलम हो चुकी थी। वो कहते हैं मैं सिर्फ 9000 साल का नहीं हूँ बल्कि मेरी उम्र 10,000 साल पूरी करने वाली है। फाइनली ये शब्द दोनों भाइयों के ऊपर थंडर जैसे होते हैं। वो शौक से भरी आवाज में कहते हैं क्या 10,000 साल। ऐसा लगता है दोनों को किसी चीज का एहसास हो गया था। इन दोनों के चेहरों से रंग उड़ गए होते हैं। हेवनली किंग जिनसेंग ने अपनी आंखें बंद करी थी। फिर जब वो दोबारा आंखें खोलता है ऐसा लगता है उन आंखों में एक अपार दुख मौजूद हो। वो बोलता है शाओमैन हम तीनों में तुम सबसे कमजोर और सबसे कम उम्र वाले हो। क्या तुम्हें पता है कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन क्या होती है। इस सवाल को सुनकर शाओमैन अपने सिर को हिलाता है। हेवनली किंग जिनसेंग बताता है हेवनली ट्रिब्यूलेशन ये हमारे ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन एक पनिशमेंट है, आखिरकार हम इंसानों से अलग जो है। ये सुनकर शाओमैन वॉइस से कोट के बोलते हैं आप क्या कहना चाहते हो। हेवनली किंग जिनसेंग जानता था कि उसके दोनों भाई सोचने समझने में इतने ज्यादा ब्राइट नहीं है। वो बताता है जीने वाले सारे प्राणी चाहे वो इंसान हो या मैजिकल बीस्ट या वो मेडिसिनल हर्ब्स हो, ये अपने साथ एक नेचर की पावर को लाते हैं। बस शुरुआत में ये पावर उतनी ज्यादा हाई नहीं होती है, लेकिन जब कल्टिवेट करके कोई भी उस लेवल तक पहुंच जाता है जब वो हेवन और अर्थ के बैलेंस को बिगाड़ सके, तो आसमान से कैलेमिटी नीचे आती है। हम उसे बोलते हैं हेवनली ट्रिब्यूलेशन। हेवनली ट्रिब्यूलेशन कितनी टेरिफाइंग हो सकती है इसकी तुम दोनों कल्पना भी नहीं कर सकते। खासकर हमारे जैसे जीवों के लिए हेवनली ट्रिब्यूलेशन को सर्वाइव करना ये बहुत बड़ी कठिनाई का काम होता है और हमारे असफल होते ही हम मिट्टी में बदल जाते हैं। लेकिन अगर किसी भी तरीके से हम सक्सेसफुल रहे तो जैसे कोकून को चीर के तितली बाहर निकलती है हम भी उसी तरीके से पंख फैला पाएंगे, लेकिन हमारे चांसेस बहुत कम है। यहाँ तक बोलते बोलते हेवनली किंग जिनसेंग साय करता है। शाओमैन
शावन जिसके चेहरे पे भी चिंता दिखने लगी थी वो पूछता है तो क्या हमारे पास और कोई तरीका नहीं है, भले उसने ट्रिबुलेशन का सामना नहीं किया हो। लेकिन हेवली किंग जिनशेंग के शब्दों को सुनकर वो पहले ही चिल फील कर रहा था। हेवली किंग जिनशेंग बोलते हैं इसे अवॉइड करना इतना आसान कैसे हो सकता है, इंसानों को छोड़ के बाकी सारे क्रिएचर्स को हर 10,000 साल के बाद एक कैटास्ट्रॉफी यानी कि ट्रिबुलेशन का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद अगली ट्रिबुलेशन होती है 50,000 साल पे और तीसरी ट्रिबुलेशन होती है 100,000 साल पे। ये ट्रिबुलेशन ही वो कारण है जिसकी वजह से और प्रजातियां इंसानों के ऊपर कब्जा नहीं कर पाई हैं। हाउएवर अगर कोई सच में से सर्वाइव कर लेता है तो वो एग्जिस्टेंस के एक नए पड़ाव पे पहुंच जाएगा, वो अपने लिए एक नई शुरुआत कर सकेगा। फाइनली हेवली किंग जिनशेंग की बात को सुन के डेजी का एक्सप्रेशन शिफ्ट हुआ था। वो बोलता है तो तुम्हारे इस बार की जर्नी ये इस वजह से है। चलो हम हेवली किंग जिनशेंग को बोलेंगे टियान वांगशेंग क्योंकि बोलने में थोड़ा आसान है। टियान वांगशेंग बोलता है हाँ मैं बस तुम दोनों से अलविदा लेने के लिए बैठा हूँ। इस बार जो इंसान इस टापू में आए हैं उनमें कोई ऐसा मौजूद है जो मेरी मदद कर सकता है। अगर मैं इस ट्रिबुलेशन को क्रॉस करना चाहता हूँ तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना ही होगा क्योंकि अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। दोनों को बताता है कि उनका बड़ा भाई कितना बड़ा खतरा मोल ले रहा है। वेजी गुर्रा के बोलता है लेकिन आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। इस पर टियान वांगशेंग ने अपने सिर को हिलाया होता है। वो कहता है मेरी आखिरी उम्मीद है। ये सुन के दोनों भाई कुछ समय तक नीचे देखते रहते हैं। फिर डेजी पूछते है तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा है जो आपकी मदद कर सके। टियान वांगशेंग ने मुड़ा था पीछे की तरफ। वो कहता है मेरे जाने के बाद ये मेडिसिन गार्डन तुम्हारी जिम्मेदारी है। रिप्लाई के तौर पे दोनों भाइयों ने नोट किया था। शावन पूछते आप कब वापस लौटोगे। इस मेडिसिन गार्डन के बीचों बीच में सिल्वरी लाइट फ्लैश होती है और टियान वांगशेंग का फिगर गायब हो गया था। बस पीछे उसकी एक आवाज रह जाती है। वो आवाज कहती है अगर मैं सफल रहा तो चिंता मत करो मैं जरूर वापस आऊंगा। ये सुन के दोनों भाई काफी समय तक शांत रहे थे। शावन एक भारी सी आवाज में कहता है डेजी क्या तुम्हें लगता है कि वो सफल होंगे। ये सुन के डेजी काफी समय तक बोला नहीं था। फिर वो फाइनली आसमानी तरफ देख के बोलता है मैं नहीं जानता हूँ लेकिन अब तुम्हारी उम्र ही 5,000 साल होने को आई है। शायद एक दिन तुम इसके उत्तर खुद ढूंढ पाओगे। सीन शिफ्ट हुआ था। हम देखते हैं टियान वांगशेंग के फिगर को जो फुल स्पीड से जा रहा होता है जियान की लोकेशन की तरफ। उसकी आंखें डिटर्मिनेशन और सौरव दोनों से भरी हुई थी। वो कहता है एक होली फ्लेम और ऐसी स्ट्रॉन्ग सोल पावर। अगर मेरा गैस सही है तो एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट होगा लेकिन अब मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर ये इंसान सच में मेरी ट्रिबुलेशन को क्रॉस करने में हेल्प कर सकता है तो मुझे अपने शरीर को उसे देने में कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी ट्रिबुलेशन का सामना करने के बाद मैं एक 10,000 साल उम्र वाला हेवली किंग जिनशेंग बन जाऊंगा जो कि एल्केमिस्ट के लिए ऐसा खजाना होता है जिसके बारे में वो कभी सपनों में भी सोच नहीं सकता है। वैसे मुझे टियान वांगशेंग की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, इस वजह से मैंने इस पार्ट को स्किप नहीं किया है। आखिरकार जो आगे होने वाला है आप उसे तभी समझोगे जब आप इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते होगे। चलो हम सीन को ले जाते हैं जियान की तरफ। जब से जियान इन दोनों लड़कियों के साथ अपनी जरूरत की हर्ब्स को तलाशने के लिए निकला होता है तब से पीछे चल रही लड़कियां बिल्कुल शांत रहती हैं। हालांकि ऐसा होने पे जियान को आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती लेकिन ऐसी शांति थोड़ी सी अजीब भी होती है। कुछ समय के बाद जियान फाइनली पूछ ही लेता है क्या तुम दोनों ठीक हो। रिस्पॉन्ड दोनों का साथ में आया था। म्यूइंग और यूरू साथ में बोलते हैं हम ठीक हैं। फिर ये दोनों लड़के एक दूसरे को घूरती हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ आगे बढ़ा के बोलती हैं तुम। लगता है इसके आगे वो शब्द भूल गई थी। ये ऑकवर्ड सिचुएशन कुछ और सेकंड्स तक बनी रहती है। उसे तोड़ने वाली म्यूइंग थी। वो जियान से पूछती है हम ठीक हैं, तुम बस तुम्हारी जरूरत की हर्ब से फोकस करो। वैसे यूरू को एल्केमी और हर्ब्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है लेकिन क्योंकि अब म्यूइंग उसकी लव राइवल बन चुकी है यूरू जियान से पूछती है तुम किसकी तलाश में हो। जियान जो किसी और चीज के बारे में सोच रहा था वो बिना हेजिटेशन के बोलता है हेवली किंग जिनशेंग। जियान के मुंह से बाहर इन दोनों शब्दों का असर दोनों लड़कियों पे अलग अलग हुआ था। यूरू शौक से भरी आवाज में कहती हेवली किंग जिनशेंग, वहीं पे म्यूइंग कंफ्यूजन से भरी आवाज में कहती हेवली किंग जिनशेंग। लगता है विज्ञान झाड़ने की बारी आ गई थी यूरू की। वो म्यूइंग से बोलती तुम इसके बारे में जानती नहीं हो। वेल ये हेवली किंग जिनशेंग ये जिनशेंग में सबसे ऊपर पायदान में रखी जाती है। खासकर इंसानों के ऊपर चीज का इफेक्ट बहुत ज्यादा शानदार होता है। दुनिया में कुछ ऐसे फिजिक्स भी मौजूद होते हैं जिन्हें रिफाइन करने का अल्टीमेट मटेरियल होता है। तभी यूरू जियान की तरफ मुड़ के बोलती लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए। वैसे और कोई होता तो जियान बताता नहीं लेकिन यूरू उसकी पुरानी दोस्त बन चुकी थी। एक इशारे में अपीयर होता है डीमन पपेट। जियान कहता है देख रही हो मुझे हेवली किंग जिनशेंग की जरूरत है इसे और भी मजबूत करने के लिए। तुमने इसकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज तो पहले ही देखी है। ये खतरनाक सिचुएशन में हमारी काफी हेल्प कर सकता है। मामले को समझ के यूरू नोट करती है। वो जस्ट सामने की तरफ मुड़ी थी तभी उसे म्यूइंग की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है ध्यान से कोई हमारी तरफ आ रहा है। एक वृक्ष की आवाज के साथ म्यूइंग के शरीर को एक ब्लू फ्लेम ने ढक लिया था। जब उस फ्लेम की गर्मी यूरू को महसूस होती है यूरू समझ पाती है कि अगर वो जियान को पाना चाहती है तो ये लड़की उसके लिए बड़ा खतरा है। आखिरकार ऐसे टेरिफाइंग फ्लेम्स को बस उसने जियान से ही सेंस किया था। अब तक जियान अलर्ट हो चुका था। उसकी सोल पावर में एक प्रेजेंस फील हुई थी। जियान एक पेड़ की तरफ बोलता है कौन है यहाँ पे। नजारा देखा जाता है पेड़ की डाली का जिसमें सिल्वरी वाला एक व्यक्ति
मौजूद होता है। फर्क बस इतना था कि एक सिल्वरी लाइट बैरियर इस ऑरी को बाहर लीक नहीं होने दे रहा था। वो फिगर जियान से कहता है, मैंने सुना है तुम मेरी तलाश में हो, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद को इंट्रोड्यूस करता हूँ। जिस पल जियान की नजरें इस फिगर के ऊपर गई थी, उसके मुंह से 3 शब्द बाहर आते हैं। वो कहता है हेवनली किंग जिनशेंग। ऑल्दो सामने खड़ी एंटिटी ने एक ह्यूमन फॉर्म को ले रखा हो, लेकिन उसका वो सिल्वरी ऑरा जियान जैसा एल्केमिस्ट उसे मिस नहीं कर सकता है। तुरंत जियान दोनों लड़कियों को पीछे लेता है और उसके हाथों में फ्लेम रिवॉल्व करने लगती है। वो कहता है जिनसेन जिसने इंसान का रूप ले लिया हो, लगता है ये अपनी मेच्योरिटी पे आ गया है। जियान के ऐसे एक्शन को देख के यूरो और म्यूइंग दोनों वार्म फील करती हैं, बस ये समझ नहीं पाती कि आखिर इस व्यक्ति से इतनी डरने की क्या जरूरत है। वहीं पे जियान के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। उसकी नॉलेज के हिसाब से कोई मैजिकल बीस्ट या फिर मेडिसिन हब जो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन को कर सके, उसकी स्ट्रेंथ कम से कम 2 शान लेवल की होती है। और जिन जैसे ऑरी को सामने की एंटिटी से सेंस कर रहा था, ये डेफिनेटली कोई नॉर्मल 9 स्टार दूधी का ऑरा नहीं होता। इस नौजवान की आंखों में इस सतर्कता को देख के टियान वांगशेंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहते तुम इतना मत सोचो, अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आया होता तो अब तक तुम तीनों यहाँ खड़े नहीं होते। ये बोलते बोलते टियान वांगशेंग ने अपनी ऑरे को थोड़ा कम कर लिया था। जब जियान इस अनयूजुअल फ्लक्चुएशन को सेंस करता है, वो पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि टियान वांगशेंग इंसानों को कोई बड़ा नहीं हुआ था, वो सीधी बात करना जानता था। वो कहता है तुम एक एल्केमिस्ट होगे राइट। जियान नोड करता है। असल में अगर जियान के सामने हेवनली किंग जिनशेंग नहीं खड़ा होता तो मौका मिलने पे जियान ने भागने की पूरी कोशिश कर रही होती, लेकिन सामने खड़ी एंटिटी उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो अपने एंसेस्टर शाओजुआन को रिवाइव करना चाहता है तो ये उस रिवाइवल पिल को बनाने में सबसे जरूरी 2 हिस्सों में से एक है। जब ये थॉट चल रहे होते हैं जियान के दिमाग में, टियान वांगशेंग बोलता है मैं तुम्हारी आंखों से देख पा रहा हूँ कि तुम्हें मेरी इस बॉडी की जरूरत है, और हाँ मेरी अभी की सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट वैसी है जैसा तुम सोच रहे हो। ये सुन के जियान बोलता है ऑलमोस्ट। जवाब में टियान वांगशेंग बोलता है मैं लगभग 10,000 साल जीत चुका हूँ। इस बात पर तक जियान को डाउट था, लेकिन जब ये असलियत निकलती है वो कुछ पलों के लिए अपने मुंह को बंद नहीं कर पाता। जियान कहता है 10,000 साल की उम्र। तभी उसके दिमाग में एक थॉट आता है। वो कहता है लगभग। तो क्या तुम पूरी तरीके से इंसान में ट्रांसफॉर्म होना चाहते हो? इसका रिप्लाई देने में टियान वांगशेंग ने कोई देरी नहीं कर रही थी। वो बोलता है बिल्कुल सही। ये सुन के जियान की आंखें पैनी हो गई थी। वो पूछता है क्या तुम जानते हो कि कितना ज्यादा रिस्की हो सकता है? अगर अब भी तुम्हारी स्ट्रेंथ 2 शान लेवल तक नहीं पहुंची है तो तुम्हारी ट्रिबुलेशन में फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। असल में जब शुरुआत में हेवनली किंग जिनशेंग ने खुद को एक बैरियर से ढक रखा था, जियान को उसकी स्ट्रेंथ 2 शान तक लग रही थी, लेकिन अब क्योंकि टियान वांगशेंग कोई चीज छिपा नहीं रहा है, जियान सेंस कर पता है कि इसकी स्ट्रेंथ किंग ज़ोलिंग के लेवल पे होगी, जो कि होता है दूधी क्लास के पीक पे। टियान वांगशेंग जियान से बोलता है मैं जानता हूँ कि कितने ज्यादा खतरे से भरा है, इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये कहने के बाद वो जियान को देख के स्माइल करने लगा था। आगे का मामला बिल्कुल साफ होता है। जब बात होती है फायदा उठाने की, जियान कब पीछे रहा है। वो बोलता है तुम मुझसे फ्री में काम करवाना चाहते हो तो तुम किसी और को ढूंढ सकते हो। ये सुन के टियान वांगशेंग हंसने लगा था। वो अपनी आवाज को पैनिक करके बोलता है तुम सच में काफी चालाक हो, लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम तीनों को यहीं पे खत्म कर दूंगा? मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे ग्रुप में एक के पास फेरीमून का नेटेंस रून और दूसरे के पास एक और होली फ्लेम मौजूद है। जब जियान को मालूम पड़ गया था कि दूसरी पार्टी को उसकी जरूरत है, वो तुरंत समझ जाता है कि गेम कैसे खेलना है। जियान कोल्ड आवाज में कहता है तुम ट्राई क्यों नहीं करते? हमारी बॉडी से उन ट्रेजर को हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। भले टियान वांगशेंग ज्यादा इंसानों से मिला ना हो, लेकिन उसने अपनी 10,000 साल की जिंदगी ऐसे ही नहीं गुजारी होती। ये छोटा सा मेंटल गेम उसे छिपता नहीं है। वो बिना टाइम वेस्ट करते कोल्ड स्नॉट के साथ बोलता है हम बकवास बहुत हो गई। अगर तुम मेरी ट्रिबुलेशन को सर्वाइव करने में हेल्प करते हो तो मैं तुम्हें किसी भी चीज का प्रॉमिस कर सकता हूँ। जब टियान वांगशेंग अपने ऑफर को रखता है, जियान की आंखें चमकने लगती हैं। गेम को आगे बढ़ाते हुए जियान कहते हैं हाँ मैंने आज तक किसी भी एंशिएंट स्पिरिट हर्ब की ट्रिबुलेशन को सर्वाइव करने में हेल्प नहीं की है, और इस ट्रिबुलेशन से जितने डरे हुए तुम लग रहे हो, मुझे लगता है ये आसान नहीं होने वाली। क्यों? रिप्लाई करते हुए टियान वांगशेंग बोलते हैं हाँ एक एल्केमिस्ट होने की वजह से तुम्हें थंडर ट्रिबुलेशन के बारे में काफी पता होगा। मैं बस तुमसे इतना कह सकता हूँ कि अब तक तुमने जिन लाइटनिंग ट्रिबुलेशंस का सामना किया है, मेरी हेवनली ट्रिबुलेशन उसे 10 टाइम्स पावरफुल होगी। हालांकि अब तक तो जियान बातचीत को संभाल रहा था, लेकिन ये झटका तो उसके लिए भी कुछ ज्यादा ही हो गया था। वो कहता 10 गुना ताकतवर। उसने कुछ समय पहले एक पावरफुल ट्रिबुलेशन का सामना किया था, लेकिन अगर हेवनली किंग जिनशेंग सही कह रहा है तो जियान को इसके बारे में सोचने की आवश्यकता होती है। जियान के चेहरे पे उस डाउटफुल एक्सप्रेशन को देख के टियान वांगशेंग बताता है हेवनली ट्रिबुलेशन तुम्हारी पिल ट्रिबुलेशन जैसी नहीं होती। मेरी जैसी जड़ी बूटी को इस दुनिया की बंदिशों को तोड़ने के लिए अपना माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों को बिजलियों का सामना करवाना पड़ता है, जिसे बोलते हैं ट्रिबुलेशन पावर का बैप्टिज्म। अगर इस प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ होती है तो उसका मतलब होगा मेरी पूरी तबाही। यहाँ तक बताते हुए हेवनली किंग जिनशेंग की आवाज भी ट्रेम्बल होने लगी थी। जियान कहते तुम्हें मेरी मदद चाहिए? टियान वांगशेंग बोलता है दैट्स राइट। फाइनली जियान अपना आखिरी कार्ड रखता है। वो
कहता है तो तुम मुझे अपनी ओरिजिनल बॉडी दोगे। खैर ये करने के लिए तो टियान वांगशन आया ही था। वो तुरंत ही नोट कर देता है। उसे जब लग ही रहा था कि डील साइन हो चुकी है तभी जियान का एक और दाव पेश आता है। जियान एक रिग्रेट से भरी आवाज में बोलता है, लेकिन सिर्फ एक जड़ी बूटी के लिए अपनी जान को खतरे में डालना, मुझे डील कुछ खास अच्छी नहीं लग रही है। इतना कह के वो हो गया था शांत और ये शांति काफी समय तक बनी रहती है। टियान वांगशन देखता रहता है जियान की आंखों में। जब वो देखता है कि लड़का बिल्कुल हिलने के लिए तैयार नहीं है, हम उसे साय करते हुए देखते हैं। वो जियान से कहता है, मैं तुम्हें 2 स्पिरिट के बारे में बता सकता हूँ और मेरी इतनी लंबी उम्र होने की वजह से मेरे पास जानकारी है कि मूनलाइट फेरी की मौत का कारण क्या है। जिस पल ये शब्द टियान वांगशन के मुंह से बाहर आते हैं एटमॉस्फेयर चेंज हो गया था। जियान की आंखों में दिखाई देती इंटेंस लाइट। वो बिना हेजिटेशन के बोलता है, डील। अब तक हेवली किंग जिनशेंग ने बाकियों के खिलाफ भी षड्यंत्र रचे होते हैं, लेकिन आज उसे समझ में आया था कि कड़वी दवा कैसी होती है। वो जियान से कहते हैं, बच्चे तो तुम एक्चुअली मेरे खिलाफ प्लॉट कर रहे थे। अब जियान भी पहले की तरह सख्त नहीं रहता है। वो एक चीकी स्माइल के साथ बोलते हैं, आखिर इस जूनियर की ऐसी हिम्मत कैसे हो सकती है। तभी जियान को कुछ याद आया था। वो बोलता है, सीनियर, लेकिन मैंने सुना है कि 2 स्पिरिट को बस दोशियन एक्सपर्ट ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप उसके बारे में मुझे क्यों बताना चाह रहे हो। इस सवाल को सुन के टियान वांगशन हंसने लगता है। वो कहते हैं, हाँ 2 स्पिरिट ये सच में रहस्यमयी होती हैं और इनकी पावर्स का यूज दोशियन एक्सपर्ट्स ही कर पाते हैं, लेकिन एक खास तरीके से एक स्ट्रॉन्ग दूधी भी इसे हासिल कर सकता है। हालांकि वो तुरंत ही इस 2 स्पिरिट को ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, पर जब वो पहुंचेगा दोशियन लेवल तक उसके लिए एक तीर से 2 शिकार जैसी बात होगी। वो तब सिर्फ दोशियन क्लास में ब्रेक थ्रू नहीं कर रहा होगा, बल्कि उसके पास होगी 2 स्पिरिट की पावर। टियान वांगशन की गहरी नॉलेज के बारे में सुन के जियान को समझ में आता है कि आखिर उसकी उम्र कितनी कम है। वो पूछता है, और वो स्पेशल मेथड क्या है। फाइनली एक और एक्सप्लेनेशन शुरू होती है। चलो हम भी उम्र को देख के हेवली किंग जिनशेंग के बारे में रिस्पेक्ट से बात करेंगे। सो टियान वांगशन बताते हैं, 2 स्पिरिट का वजूद एक्चुअली में दोशियन एक्सपर्ट्स के लिए होता है। ये एक्सट्रीमली रेयर और बहुत पावरफुल होती है। अगर पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड की बात करी जाए तो सब मिला के बस 108 2 स्पिरिट मौजूद है। जियान बोलते हैं, बस 108, लेकिन मैं अभी समझ नहीं पाया हूँ कि 2 स्पिरिट का इस्तेमाल कैसे होता है। लगता है टियान वांगशन को भी इसके बारे में पता नहीं था। वो बताते हैं, ये तो मैं भी नहीं जानता, बस तुम्हें इतना समझना चाहिए कि दोदी और दोशियान के बीच में सिर्फ लाइफ और डेथ की पावर का फर्क नहीं होता है, बल्कि दोनों के बीच में आते हैं डोमेन्स और 2 स्पिरिट्स। क्योंकि अब भी जियान को उत्तर नहीं मिला था, वो बोलते, सीनियर आप भी इसके बारे में नहीं जानते, भले अपने ऊपर शक उठ रहे हो। टियान वांगशन के चेहरे का हवा बदलता नहीं है। वो कहते हैं, क्योंकि मैं एक इंसान नहीं हूँ, मेरे पास कई चीजों की जानकारी नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, इसे हासिल करने में मैं तुम्हारी जरूर हेल्प करूंगा। जियान कहते हैं, हेल्प करोगे, लेकिन कैसे। तभी उसे रियलाइजेशन हुई थी। वो कहता है, स्पेशल मेथड। क्या आप उस 2 स्पिरिट को मेरे लिए सील करोगे। टियान वांगशन नोट करके बोलते हैं, एग्जैक्टली, मेरे पास एक खास तरीका है जिससे मैं उस फाइटिंग स्पिरिट को तुम्हारी बॉडी के अंदर सील कर सकता हूँ। फिर जब तुम दोशियन क्लास में ब्रेक थ्रू करोगे तो तुम्हें नई 2 स्पिरिट को ढूंढने के लिए समय बर्बाद नहीं करना होगा। अब यहाँ पे जियान के हाथ घी में और मुंह कढ़ाई में था। वो ऐसी डील को कैसे अस्वीकार करता। जब एक इशू रिजॉल्व हुआ होता है, बात आती है दूसरे टॉपिक की। यूरू आगे बढ़ के बोलती, सीनियर फेरी जायू, आखिर उनके साथ क्या हुआ था। लगता है मूनलाइट फेरी के बारे में सुन के टियान वांगशन गहरी सोच में चले गए थे। वो काफी समय व्यतीत करने के बाद बोलते, फेरी जायू इस कॉन्टिनेंट से नहीं थी, बल्कि वो एक दूसरे प्लेन से आती है। एक समय पे उनका सामना होता है एलियन ईवी रेस के पावर हाउसेस से। एक बहुत बड़े युद्ध को लड़ने के बाद जब फेरी जायू थक गई थी, उनका पीछे 2 वेनरेबल बींग्स करते हैं। क्योंकि वो दोनों एलियन ईवी रेस के पावर हाउस भी दोशियन लेवल के एक्सपर्ट्स थे, उनसे फाइट करते करते फेरी जायू की जान चली गई। लेकिन पूरी तरह से खत्म होने से पहले मूनलाइट फेरी ने अपनी लाइफ की पावर का इस्तेमाल करके इन ड्रीम्स को जन्म दिया। जब यूरू जन म्यूइंग को मूनलाइट फेरी की डेथ के पीछे का रीजन मालूम पड़ता है, ये सभी शॉक हो गए थे। जियान बोलता है, ईविल रेस के वेनरेबल एक्सपर्ट्स। अपनी पहली होली फ्लेम फायर हार्ट टियान को हासिल करते समय जियान ने जिस गॉर्फिन लेफ्ट गार्ड का सामना किया था, वो एलियन ईविल रेस में अर्थ रैंक पे होता है, लेकिन उसने भी लगभग जियान की जान ही ले ली थी। अगर बात करिए एक वेनरेबल लेवल के एक्सपर्ट की, वो किसी पावरफुल क्लैन लीडर की तरह होता है। और तो और फेरी जायू का पीछा करने वाले ऐसे 2 लोग थे। एलियन ईविल रेस में हेवन और अर्थ की जो एंटिटीज होती हैं, बस उनकी स्ट्रेंथ दोशियान से नीचे होती है, बाकी सब फ्राइटनिंग एग्जिस्टेंस होते हैं। जियान एक बार फिर से कंफर्म करते हुए पूछता है, सीनियर क्या सच में वो दोनों वेनरेबल थे। टियान वांगशन नोट करते हैं। वो कहते हैं, बिना किसी डाउट के। उससे भी खराब चीज ये है कि मैं अभी उस पर्पल क्रिस्टल पैलेस के अंदर उन दोनों की इविल औरों को सेंस कर पा रहा हूँ। फाइनली इस मोमेंट पे जियान को समझ में आता है कि गोंगन आइलैंड में आने के बाद उसकी होली फ्लेम इतनी ज्यादा एजिटेट क्यों हो चुकी है। तो उसका असली रीजन ये है। खैर जो है सो है, सवाल ये उठता है कि जियान उनका सामना कैसे करेगा। और अगर आप भी उसके बारे में मेरी तरह क्यूरियस हो तो कोई बात नहीं, इंतजार करो नेक्स्ट एपिसोड का, क्योंकि अभी तुम्हारे भाई को तेज नींद आ रही है। वैसे भी तबियत का भी ध्यान रखना है। सो यार नेक्स्ट एपिसोड फोकस करने वाला है इस कैलेमिटी यानी कि ट्रिबुलेशन के
ऊपर। हालांकि मैं इसमें काफी चीजें स्किप करने की कोशिश करूंगा, लेकिन हम तब भी जरूरी इवेंट्स को छोड़ नहीं सकते हैं। एंड में मिलने वाला है सरप्राइज। अगर आप चाहते हो कि सरप्राइज आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो। चैनल का मेंबरशिप प्रोग्राम लगातार चल रहा है। अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं होता है तो आप बिल्कुल से ज्वाइन कर सकते हो। चलो इसी के साथ हम कहते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। Until then, stay safe. टाटा, बाय बाय।